चलो, मेरा बेटा हमने एटॉमिक फिजिक्स के अंदर जो चीज़ पढ़ना शुरू की थी वो हमारे पास था बोहर का मॉडल। हमने बेसिकली पहले रदरफोर्ड का मॉडल देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने के ऊपर दो एतराज़ात उठे थे। पहला एतराज़ ये था कि भाई अगर आप ये कहते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो शेल्स हैं इसके अंदर क्या करता जा रहा है, इसके अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। इसका मतलब ये कैसा चार्ज हो गया, एक अदद एक्सेलरेटेड चार्ज हो गया। तो अब चूंकि ये एक्सेलरेटेड चार्ज हो गया तो भाई एक्सेलरेटेड चार्ज तो एनर्जी रेडिएट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी इमिट करनी चाहिए वो कैसी एनर्जी इमिट करनी चाहिए भाई, कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करनी चाहिए। ठीक है, ये इसके ऊपर पहला एतराज उठा था कि इलेक्ट्रॉन शुड इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन इन एक्चुअल बनता कैसा है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। फिर दूसरा सवाल ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एनर्जी इमिट करता है तो इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि वो ट्रांजिशन करेगा, यानी कि कहाँ से आएगा भाई, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आता जाएगा और आते 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 फाइनली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। यानी कि इसको आके कहाँ पे गिर जाना चाहिए मेरा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर आकर के गिर जाना चाहिए। सही हो गया जी सर, सही हो गया। अब ये वाली जो कहानी थी अब इसके बाद ये दो एतराजात थे जिसका रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। तो अब रदरफोर्ड की जगह पे जवाब देने के लिए आपके पास आए बोहर। तो बोहर ने अपनी एक थ्योरी पेश की। बोहर ने कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में होता है ना, इसको कहा कि ये स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स होते हैं। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दे आर स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। फिर इसने कहा कि अगर आपको स्टेशनरी एनर्जी लेवल को लोकेट करना है तो आप क्या करो, आप न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो जगहें तलाश करो जिनका एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 पाई है या n×h/2 पाई है। अच्छा, ये आज का लेक्चर नहीं है, ये पिछले हफ्ते का लेक्चर है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से इसको रिव्यू देता हुआ जा रहा हूँ। आप में से किसी ने भी इसकी तफसील देखनी हो तो जो लेक्चर 01 है उसमें आप देख सकते हो, सब कुछ मैंने खोल के बताया था, इसके पास ऊपर के क्वेश्चंस भी कराए थे। नंबर 3, इसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जी देगा या लेगा सिर्फ उस केस के अंदर जब उसने क्या करनी है, ट्रांजिशन करनी है। ट्रांजिशन मतलब जंप मारनी है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अदर एनर्जी लेवल। और इस केस के अंदर क्या हम कहते हैं कि भाई इसको आप कैसे निकालते हो, EF - EI। और मैंने आपको इसके लिए आसान तरीका बताया था कि भाई आप प्लस साइन लगाओगे अगर वो एनर्जी गेन कर रहा है। और एनर्जी गेन इलेक्ट्रॉन कब करता है, जब नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि आप उसे कहते हो एक्साइटेशन मोड में होता है। ठीक है, माइनस आप कब लगाते हो, जब वो एनर्जी लूज कर रहा होता है। और एनर्जी लूज कब करता है भाई, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है। ठीक है जी सर, समझ में आ गई ये बात। और ये जो डेल्टा ई होता है मेरे बच्चे, ये हमारे पास एच न्यू के बराबर इसको हम इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि एच न्यू बेसिकली किसकी एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाएगा तब उसे एनर्जी का पैकेट चाहिए, और जब ऊपर से नीचे आएगा तब वो एनर्जी का पैकेट आपको दे रहा होगा। फिर हमने इसकी बेस के ऊपर जनाबे वाला दो डेरिवेशन देखी थी, मतलब डेरिवेशन तो नहीं देखी थी, हमने उसके रिजल्ट देखे थे। हमने कहा था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन एज R0 × n का स्क्वायर। ये जो n है, ये जो छोटा सा n लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये जो n है, ये मेरा बेटा आपके पास क्या था, ये आपके पास था शेल नंबर। यानी कि आपने अगर nth शेल का रेडियस निकालना है तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो R0 था ये आपके पास बोहर का रेडियस था, और इसकी वैल्यू आपने क्या ली हुई थी, 0.53 एंगस्ट्रॉम ली हुई थी। सिमिलरली मेरा बेटा हमने जो है ना क्या किया था, हमने स्पीड कैलकुलेट की थी, और स्पीड भी हमने देखी थी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय n। यानी कि आपने यहाँ से ये चीज़ देखी थी कि आपको किसी भी अगर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड चाहिए तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते होगे। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं और आगे हमारे पास क्या सूरत हाल है उसको देखते हुए चलते हैं। अब मेरे बच्चे हमारे पास जो हमारी अगली सूरत हाल है वो हमारे पास है टोटल एनर्जी की। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है ना, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये निकालते कैसे, ये मैं आपको तरीक़ाकार तो मैं बता ही देता हूँ, इसमें तो कोई ऐसा बड़ा मसला भी नहीं है। डेरिवेशन जब आप किताब वगैरह खोलोगे तो नज़र आ जाएगी, ऑल्दो कि हमारे कोर्स में डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा है जो बोहर का पोस्टुलेट है, mvr = nh/2 पाई। सही हो गया। अगर मैं मेरे बच्चे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, ठीक है, या स्क्वायरिंग नहीं करो, यहाँ से आप सीधा सीधा क्या करो, यहाँ से आप सीधा सीधा v का वैल्यू निकाल लो। तो v का वैल्यू क्या बन जाएगा आपके पास, NH अपॉन
आपके पास आ जाएगा 2 पाई और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा भाई साहब, एम आर आ जाएगा। अब अगर आप अब अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हो तो ये आपको मिल जाएगा भाई, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब मेरा बेटा, आपने रेडियस की एक्सप्रेशन पिछली क्लास में देखी थी, आपने यहां लाके उसे पुट करना है। यहां से आपको क्या मिल जाता है, यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर यहाँ पे आप आर की वैल्यू लाके पुट करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लाके पुट करोगे वी स्क्वायर की जगह पे, तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी की अपनी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। जो अगर वो आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, जो मैं आपके सामने डायरेक्टली यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देते हैं इस जगह पे। अच्छा, ये मैंने कौन सी एनर्जी लिखी है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर आपसे कभी भी पूछेगा ना कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये होती है, मतलब आप कभी भी जब कभी भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करोगे ना, तो दैट इज ऑलवेज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का ये सारी कार्रवाई करने के बाद जो फॉर्मूला आपके पास ड्राइव होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, हमारे पास आता है m इंटू ई टू दावर 4। m से क्या मुराद है मेरे बच्चे, m से मुराद हमारे पास होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई से क्या मुराद है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसके बाद आता है हमारे पास नीचे 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एन स्क्वायर और एच का स्क्वायर। मतलब इसको आप बहुत सारी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप एच कट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ये सबसे कॉमन जो एक्सप्रेशन लिखी मिलती है ना, वो यही वाली मिलती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है एम ई टू दावर 4, अपॉन में आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको जब आप नोट करोगे ना, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि सारी की सारी चीजें आपको कांस्टेंट नजर आ रही हैं, सिवाय इस एन को छोड़ के। देखो, आपको एम कांस्टेंट नजर आ रहा है, जी सर कांस्टेंट नजर आ रहा है। आपको ई भी कांस्टेंट नजर आ रहा है, ई क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1.6 पावर माइनस 19 कूलम रहेगा हमेशा का हमेशा, ठीक है। सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, 8.85 पावर माइनस 12, एच जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है, ये सब चीज कांस्टेंट है। अच्छा, एग्जामिनर आपसे यहाँ पे ये सब चीज नहीं पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है और ये सब चीज क्या है, कोई भी चीज आपसे वो इस पे से नहीं पूछने वाला, ठीक है। जो वो पूछेगा वो मैं आपको खुद से स्पेसिफिकली बताऊंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब आप कल को जब अपना किताब खोल के देखोगे तो आपको किताब में ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो लिखी हुई नजर आ रही होंगी। सिमिलरली मेरा बेटा, जब आप अपनी उसकी एक्सप्रेशन बनाते हो, पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन बताते हो, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सप्रेशन है, आप में से जितने लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुझसे पढ़ ली है, तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पर भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो आप आज जाके वापस खोल के चेक भी कर लेना कि क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये हमने वहां पे इक्वेशन ड्राइव भी करी थी। कहाँ से ड्राइव की थी, मैं आपको थोड़ा सा याद भी दिला देता हूँ। हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। फिर मैंने आपको कहा था कि यार ये जो वर्क डन बेसिकली आप चार्ज के ऊपर कर रहे हो ना, यही चार्ज के अंदर एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जा करके स्टोर हो रहा है। तो आपने क्यू को उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया था, तो ये बन गया था वी मल्टीप्लाई बाय क्यू। फिर आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला जो कि के क्यू अपॉन आर होता है उसे लाके पुट किया था, तो आप इस वाले फॉर्मूले तक पहुंच गए थे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अभी जो मैं आपके सामने यू की एक्सप्रेशन लिखूंगा ना, वो यू की एक्सप्रेशन आपने यहां से ड्राइव करी है। कहां से, ये यहां से जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब मेरा बेटा आप यहां से इसको ड्राइव करते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास क्या आता है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है वही सेम आती है, बस इतना ही समझ लो, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस का m e टू दी पावर 4, माइनस साइन क्यों आ रहा है सब बताऊंगा, परेशान नहीं होना। माइनस का m e टू दी पावर 4 अपॉन में आपके पास आ रहा है 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यानी कि आप इसको इस तरह देख सकते हो कि आपने काइनेटिक एनर्जी को एक तरह से समझ लो 2 से मल्टीप्लाई किया है, तब जाके ये आया है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया भी है, आप में से कोई भी अगर इसको एक एक बार हाथ से वेरीफाई भी कर लेगा तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या चीज़, कि काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चे हमने इस तरह से निकाली है, ये आपके पास था बोहर का पोस्टुलेट, ये यहाँ से आप यहाँ पर आए, यहाँ से आप यहाँ पर आए, इस वी स्क्वायर को आप उठा के यहाँ पुट करोगे, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आपके पास ये वाली निकल के आ जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से है, वो यहाँ से आया, डायरेक्टली आप यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे। अच्छा, ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू क्या है, कैपिटल क्यू से मुराद आपका न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा, जो कि मैंने आपको जेड ई रखना बताया था। कैसे बताया था, वो लेक्चर 01 में डिस्कस हुआ था हमारा। फिर यहाँ पे आप अपना ई चार्ज पुट करोगे, यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की ये वाली वैल्यू निकल करके आ रही होगी, ठीक है। अब मेरे बच्चे, हमारे पास जो आगे की सूरत हाल है, माइनस का m e4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास सूरत हाल आ रही है। अब मेरा बेटा हमारे पास क्या गेम है यहाँ पे,
अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, और इससे रिलेटेड भी हमारे पास जो है ना माजी में एक क्वेश्चन आया था कि आपको इसके अंदर ये नेगेटिव साइन क्यों नजर आ रहा है, ठीक है। अब मेरा बेटा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, मुझे 2 मिनट देना था। मेरा बेटा ये हमारे पास था। अब इसके अंदर जहां तक रही बात हमारे पास नेगेटिव साइन, तो मेरा बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जब भी आपको नेगेटिव साइन नजर आए ना, इसका मतलब ये है कि ये अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मतलब सर, देखो समझो। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। पोटेंशियल एनर्जी आती कब है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, ये फोर्स फील्ड की एनर्जी होती है आसान जबान में। और आसान कर लो, देखो जैसे मैं और अर्थ है, या आप और अर्थ हो। अर्थ आपके ऊपर क्या कर रहा है मेरे बच्चे, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, या आप जमीन पे टिके हुए हो, या जहां पे भी बेड पे बैठे हुए हो, कुर्सी पे बैठे हुए हो, जहां पर भी आप बैठे हुए हो, जमीन पे बैठे हुए हो, आप जमीन पे मौजूद हो, हवा में उड़ते नहीं फिर रहे हो। तो इसका मतलब दरमियान में एक क्या है, दरमियान में एक अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। ये नेगेटिव साइन यही बात शो कर रहा होता है। क्यों नेगेटिव साइन, मैं आपको और आसान करके समझाता हूं। जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा होगा, या अगर आपने क्लास 12 में भी चार्जेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो आपके पास दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स आती है मेरे बच्चे, वो नेगेटिव कब आती है, जब अट्रैक्शन होती है। कैसे भाई, आप देखो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस माइनस जा, भाई फॉर्मूला याद होगा ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या हुआ करता था, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ऐसे ही है। अब देखो Q1 और Q2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपके पास प्लस माइनस जा, ओवरऑल फोर्स कैसी आ जाएगी, उठ करके नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। ओवरऑल आपके पास फोर्स कैसी आएगी मेरे बच्चे, उठ करके नेगेटिव आ रही होगी। तो नेगेटिव बेसिकली क्या शो कर रहा होता है, अट्रैक्शन को शो कर रहा होता है। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। जब मेरा बेटा, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ चार्जेस समझना चाहोगे, तो यहाँ पे आप क्यू के अंदर क्या रखोगे, न्यूक्लियस का चार्ज रखोगे, तो इट इज पॉजिटिव। और यहाँ पे आप जो क्यू है, इस पे आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखोगे, तो वो क्या है, नेगेटिव है। जब आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल कम आउट टू बी नेगेटिव। ये नेगेटिव सिर्फ ये बात शो कर रहे हैं मेरे बेटे कि ये अट्रैक्टिव फील्ड है। यानी कि अच्छा, आपका एग्जामिनर ना अक्सर ये सवाल भी पूछता है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक, गौर से सुन लेना, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ये बात भी अच्छे से समझ लेना, माजी में एक बार नस्ट एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। फ्री से क्या मुराद है कि अब वो किसी भी न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फील्ड के अंदर नहीं है। भाई अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है, वो बाउंड हुआ हुआ है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होगी भाई, नेगेटिव आ रही होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात की। तो हमारे पास क्या आ रही होगी, वो हमारे पास कैसी आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी उठ करके, ठीक है। तो ये हमारे पास सूरत हाल थी। अब अगर आप नोट करो, अगर आप नोट करो, तो देखो मैं काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ। ये जो मैंने इनकी एक्सप्रेशन लिखी थी ना, वो बेसिकली ये वाली बात बताने के लिए लिखी थी। ये आपके पास समझ लो एक और तरह का माजी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो me⁴ अपॉन में, देखो 2 × 4 ε0² n² देखो, देखो लिख सकता हूं ना। क्या किया मैंने, ये जो 8 लिखा हुआ था, 8 को बस मैंने क्या कर दिया, 2 × 4 कर दिया, उठा करके लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। मैथ्स कहती है कोई मसला नहीं है। अब अगर आप देखोगे ना इसको मेरे बेटे, इसको देखो अब आप जरा, इसको जब आप देखते हो, इसको जब आप देखते हो, तो अल्टीमेटली ये चीज देखो, आपको नजर आ रहा है कि ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई माइनस साइन तो अट्रैक्शन को शो कर रहा है ना, उसको हटा दो आप। तो आपको ये नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो आप काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। अब ये है जो आपका माजी में एक और सवाल आया हुआ है। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा बेटा आपसे माजी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है गा, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बराबर है 2 × द काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता हो, तो आप वहां पे क्या कैलकुलेट कर सकते हो जनाब, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते होगे। सिमिलरली अब मैंने आपको कहा था भाई टोटल एनर्जी की बात करेंगे। टोटल एनर्जी कैसे आती है, ये रही, दिस इज द
टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन की, कैसे? काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उसके पास मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी उसके पास उस फोर्स की वजह से जो न्यूक्लियस ने उसके ऊपर लगा कर रखी हुई है, ठीक है। अब लाके अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा टोटल एनर्जी की, तो देखो टोटल एनर्जी कैसे आती है। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी आपके सामने लिखी हुई है me⁴, वो लिखी हुई ऊपर टॉप पे, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन में आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर। अब इससे एग्जामिनर एक और सवाल पूछता है, प्लस, और यहां पे आ गया मेरा बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस का me⁴ अपॉन में आ गया मेरे बच्चे 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये आ गया आपके पास उठकर, ठीक है। अब देखो ये जब प्लस माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, सही है। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा me⁴ अपॉन में क्या आ गया, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस, ठीक है। यह आ गया मेरे बच्चे me⁴ अपॉन में आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब अगर मुझे ऐड ऐड करना है तो मुझे एलसीएम सेम करना पड़ेगा। एलसीएम सेम करने के लिए मुझे इस जगह पे 8 बनाना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें तो सेम है। तो 8 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्यों भाई, जब ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 बन जाएगा, बाकी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर तो पहले से ही लिखा हुआ है उसमें, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरे बच्चे जब मैं आगे चलूंगा तो E विल बी इक्वल टू, ये बन गया मेरे पास me⁴ अपॉन में आपके पास आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस का 2me⁴ अपॉन में आ गया मेरे बच्चे 4 2 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर। अब देखो एलसीएम सेम हो गया, me⁴ में से माइनस का 2me⁴ आपने निकाला तो क्या आ गया, माइनस का me⁴ अपॉन में आ गया मेरे बच्चे क्या, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये आ गया आपके पास उठ के। अब आप गौर से देखो तो ये पूरी की पूरी चीज आपके पास जो लिखी हुई है काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको नोट करते हो ये पूरी चीज आपके पास, एक बार आप ये एक्सप्रेशन देखो जिसको मैं मेंशन कर रहा हूं माइनस साइन को हटाकर, ये पूरी एक्सप्रेशन देखो जरा एक नजर आप, ये पूरी एक्सप्रेशन देखो, और उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन देखो जो आपके सामने लिखी हुई है मैंने, me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, देखो सेम टू सेम लिखी हुई है। तो अल्टीमेटली आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई एनर्जी ऑफ nth स्टेट इज इक्वल टू माइनस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth स्टेट। ये भी आपसे माजी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक और सवाल जो आपसे वो पूछता है, वो बेसिकली क्या पूछेगा, ये दो सवाल हो गए, एक पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे बता रहे हैं, और दूसरा इसको आप इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे बता रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज हमने निकाल के देख ली कि कैसे 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 आपने बताया हुआ है, ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई मसला नहीं है। अब देखो मेरे बच्चे दूसरा सवाल एक और आपसे यहां से पूछता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले मैंने, चाहे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हो, इसके अंदर भी देखो ये जो आपको एन नजर आ रहा है, ये एन देखो कहां पे नजर आ रहा है, आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, सही। इसी तरह मैंने यहाँ कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, देखो ये एन आपको देखो इनवर्स रिलेशन में, पोटेंशियल एनर्जी में देखो। फिर अभी हमने टोटल एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसमें भी देखो आपको एन कहाँ नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है। यानी कि आपको नजर आ रहा है कि जो एनर्जी है ना, इसका ताल्लुक इसके साथ इनवर्स के अंदर है, नजर आ रहा है एनर्जी का रिलेशन। ये एन बेसिकली क्या है, एन आपका शेल नंबर है, मतलब शेल 1 शेल 2 शेल 3 शेल नंबर है आपका ये। यानी कि देखो यानी कि आप देखो शेल नंबर के बढ़ने से, शेल नंबर के बढ़ने से जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो ओवरऑल क्या होगा, कम होगा, सही है। और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अब दोनों को बारी बारी समझते हैं जरा, यहां से देख के यही नजर आ गया कि भाई जब शेल नंबर आपके पास बढ़ेगा तो इनवर्स रिलेशन है। पहले जरा काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला है वो प्लस के अंदर है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ पर्पल वाला है, ये माइनस साइन इस टोटल एनर्जी का आया, जहन में रख लेना अच्छे तरीके से। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था देखो इसके अंदर प्लस साइन ही था, इसके अंदर कोई माइनस साइन नहीं, देख रहे हो इसमें क्या है, प्लस साइन है। ये माइनस साइन जो आ रहा है वो या तो आपकी टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में आ रहा है या पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है। देखो आपने यहाँ पे लिखा है इसको me⁴ अपॉन में आ गया मेरे बच्चे क्या, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब आप नोट करो यहां पे आपको नजर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, शेल नंबर के ऊपर, ठीक है सर, समझ में आ रही है यहां तक की बात।
अब जब आप शेल नंबर बढ़ाओगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो रहा होगा। मैंने आपको स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला ड्राइव कराया था, वी एन, वो क्या था? वो था वी नॉट, यानी कि 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड में क्या आ रहा था, एन आ रहा था। यानी कि मेरा बेटा, आपके पास जितना शेल नंबर बढ़ता जाएगा, जितना आप ऊपर जाओगे, जितना आपका शेल नंबर बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली उतनी स्पीड क्या होगी, कम होती चली जाएगी। भैया साथ साथ छपाई मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने पर फोकस करो कि मैं क्या बता रहा हूं। रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, बाद में नोट्स बनाना। वरना अभी फॉर्मूलों में ही घूमते रहोगे। अभी सिर्फ देखो कि मैं किस तरह इनको याद करना सिखा रहा हूं, या मैं कैसे बता रहा हूं आपसे, वो एग्जामिनर क्या, किस तरह से, कैसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो देखो, शेल नंबर बढ़ाने पे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। और आपको ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो दारोमदार होता है वो किसके ऊपर होता है, स्पीड के ऊपर होता है। खुद सोचो भाई, जब स्पीड आपके पास कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। जब स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। देखो ये बात आपके सामने आ रही है उठ करके। ठीक है। तो शेल नंबर बढ़ाने पे स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड कम होगी तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो पहली बात, पहला आपका पॉइंट क्या होना चाहिए कि भाई शेल ऊपर जाने पे जितना आउटर इलेक्ट्रॉन में बैठा होगा, उतनी उसकी स्पीड कम होगी, उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी में भी यही हो रहा है। अब समझते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मुला लिख लेते हैं अभी यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मुला मेरे बच्चे हमने ड्राइव किया था, वो क्या था भाई, माइनस का me⁴ अपॉन में आपके पास था 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सर ये देखें, यहां पे मैं नजर आ रहा है कि भाई u जो है वो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है n के साथ, तो बिल्कुल वही रिलेशन बन जाएगा कि u इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन बढ़ाएंगे तो u भी कम होगा। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन आप एक चीज को भूल गए, यहां पे देखो, ये आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नेगेटिव साइन नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है नजर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितना, बेसिकली आप, इसका मतलब यह है कि एन बढ़ाने पे यू कम तो हो रहा है, लेकिन ये यू कम किस में हो रहा है, नेगेटिव सेंस में कम हो रहा है। समझना इस बात को। मेरे पास एक है -5, एक है -4, एक है -3, एक है -2, एक है -1। ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, जब मैं -5 से -1 की तरफ जा रहा हूं, देखो ये कम तो हो रहा है, ये कम तो हो रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भाई जो वैल्यू जितना पॉजिटिव की तरफ जाती है, हम कहते हैं वैल्यू उतना क्या हो रही है, बढ़ रही है। भैया देखो ना, कहने को ये कम हो रहा है ना। 5 से देखो ये क्या हो गया, 4 हो गया। 4 से देखो ये क्या हो गया, 3 हो गया। 3 से देखो ये क्या हो गया, 2 हो गया। 2 से देखो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये कहने को कम हो रहा है, लेकिन देखो किस में कमी आ रही है, माइनस के अंदर कम हो रहा है। तो -5 से -4 हो गोया कि ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या होगी, बढ़ गई। यानी कि हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चूंकि इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव साइन है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही होगी। यानी कि आप जितना ऊपर जाते हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी समझ सकते हो कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो वो कहां पे आ रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जा रही हैगी। ठीक हो गया। ये चीज आपके पास बेसिकली थी। पॉइंट समझ में आते हैं? तो ये आपके पास था, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया। सिमिलरली जब आप ई को देखोगे, तो आपके पास जो ओवरऑल एनर्जी थी, जो मैं आपको बार बार कह रहा था ना, तो ये भी देख लो इधर। जब मैं आपको बार बार कह रहा था ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, अब आप नोट करो यहां पे। अगर मैं आपके सामने ई का फॉर्मूला लिखूं, तो ई का फॉर्मूला भी अभी हमने ड्राइव किया था, माइनस का me⁴ अपॉन में क्या आ रहा है, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आप नोट करो, यहां पे आपको नजर आ रहा है ई का रिलेशन भी एन स्क्वायर के साथ इनवर्स है, और ये भी किसके अंदर है, माइनस साइन के अंदर है। माइनस साइन से आपको क्या बात समझ में आ रही है, माइनस साइन से समझ में आ रही है कि भाई जब आप एन का वैल्यू बढ़ाओगे तो ई कम होगा, लेकिन अगेन ये जो कमी आ रही है किसके अंदर आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेट क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका जितनी आउटर स्टेट के अंदर है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है, उतनी ज्यादा है। इसको मैं बच्चों को ऐसे भी समझाया करता हूं कि देखो ये हम क्या निकाल रहे हैं, अभी मैंने आपको ऊपर लिखवाया भी था यहाँ पे, ये क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। सही है। मैंने क्या बोला कि भाई जितना शेल नंबर बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल एनर्जी उतनी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों भाई, देखने में आपको ऐसा ही लगेगा कि कम हो रही है, लेकिन ये देखो नेगेटिव सेंस में कम हो रही है ना। भाई -6 से अगर आप गिनती पढ़ते हुए -5, -4 तक जा रहे हो, तो ये देखो
ये आपको यही लग रहा है कि 6 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में डिक्रीमेंट आ रहा है। तो नेगेटिव सेंस में डिक्रीमेंट इज एक्चुअली इंक्रीमेंट, क्योंकि यू आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि जैसे जैसे आपका शेल नंबर बढ़ेगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो ओवरऑल एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसको बच्चों को समझाने का आसान तरीका ये होता है कि देखो, इलेक्ट्रॉन की जितनी कम एनर्जी होगी ना, वो लोअर शेल में बैठा होगा। जितनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो न्यूक्लियस का मुकाबला करता जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कर रहा है उसके मुकाबले में कहाँ चला जाएगा भाई, दूर जाके बैठा होगा उतना। ठीक हो गया। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है। ये आपके पास था। अब मेरा बेटा इसके अंदर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, किस किस को सिंप्लीफाई करते हैं, अब मजीद इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं, जो अब बता रहा हूं। ये देखो, माइनस का me⁴ अपॉन में 8 ε0 का स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/n²। सिर्फ एन स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया। अब आप जब नोट करोगे तो आपको नजर आएगा मेरा बेटा कि ये सारा का सारा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, नजर आ रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फिर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एच स्क्वायर, ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट। ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास यही चीज उठ के आती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट इज गिवन बाय माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अगर आपने निकालना हो आप निकाल सकते हो। एम की जगह पे मास की वैल्यू रखना 9.11 पावर -31, ई की जगह पे 1.6 पावर -19, एप्सिलॉन नॉट 8.85 पावर -12, एच 6.63 पावर -34। वैल्यू को सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आएगा, और यहां से जो आपका आंसर आएगा, यह आंसर आएगा जूल्स के अंदर। फिर आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जाहिर है आपने सारे एसआई वाले सिस्टम रखे थे, तो वो जूल में आंसर आएगा। आप इसे कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 पावर -17 जूल के, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना होगा तो 1.6 पावर -17 से मल्टीप्लाई करेंगे। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना होगा तो 1.6 पावर -17 डिवाइड करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा उसको 1.6 पावर -17 से डिवाइड करना, एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन जो आपके सामने लिखी हुई है। अब आपको ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए एक्सप्रेशन, क्योंकि आपके अगर एनर्जी में से क्वेश्चन आए हैं तो आपके 99% क्वेश्चन इसी से आएंगे, एनर्जी से ही आएंगे, इसी इसी एक सिंपल सी एक्सप्रेशन से आएंगे। माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां तक मुझे बता दो पहले, क्लियर है? तो मैं इसके ऊपर मजीद बातचीत करूंगा। शेल की एनर्जीज निकालते हैं और सारा काम करते हैं। बेहतरीन है। जी बेटे, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव करते हो ना, तो ओवरऑल एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है मेरा बेटा कि जिसका जिसके ऊपर किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल रही होती है, जिसको आप डीटैच इलेक्ट्रॉन कह सकते हो या डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। ठीक है। अब इसी बेस के ऊपर अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास जो कि शेल नंबर 1 में है, शेल नंबर 1 में अगर एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको आप कहते हो ग्राउंड स्टेट। क्योंकि आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बोहर का मॉडल पूरा का पूरा हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर अगर पहले ही शेल में उसका अकलौता इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो बेसिकली ग्राउंड स्टेट है। अभी कोई एक्साइटेशन नहीं आई हुई। एक्साइटेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिली, वो जंप मार के किसी ऊपर वाले लेवल में चला गया। ठीक है, अभी ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपको बोला जाए भाई ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट कर दो, तो आप बोलोगे E1 विल बी इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन में आ गया आपके 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या बनता है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा बेटा एक यूनिट है। जब हम सब एटॉमिक लेवल पे एनर्जीज यूज करते हैं तो उसका यूनिट जो हम लेके चलते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता हैगा। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर है, अब ये ग्राउंड स्टेट नहीं है। n इज इक्वल टू 2 को ना मेरे बच्चे हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, एक और चीज, आ, जो आपके पास टीपीपीज अपलोड होती है ना भाई, एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको क्लास के अंदर साथ साथ करा रहा होता हूँ, एक आपको आखिर में टीपीपी मिलती है। भाई टीपीपी के अंदर लाजमन सी बात है, वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पहली नज़र में नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई वो टीपीपी इसीलिए है कि आपसे अगर पहली दफ़ा में नहीं हो। ठीक है, बहुत सारी टीपीपीज थी, उनमें से इन्हीं का इंतखाब, इन्हीं क्वेश्चंस का इंतखाब इसलिए किया गया कि ये आपसे पहली दफ़ा में नहीं होने थे। तो इसका तरीकाकार ये है, क्वेश्चंस को लो, अच्छे से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो भाई? पहली दफ़ा में या तो वो सॉल्व हो जाएगा, नहीं होता
सबसे पहला स्टेप है, उसके पीछे सॉल्यूशन गिवन होता है, सॉल्यूशन देख लो भाई। फिर भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं करो, उठा के गूगल पे जाके डाल दो उसको, सॉल्यूशन उठ के आ जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, ये जो डाउट ग्रुप है जिसमें आप लोग अपना अपना बेकार का मंजन बेच रहे होते हो और गेस्ट पेपर शेयर कर रहे होते हो, वहां पे डाल दो उठा के, और रेलिवेंट डाउट टीचर को टैग कर दो, मसला हल हो जाएगा आपका उठ के, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास डाउट क्लास होती है, डाउट क्लास में चले जाओ, खत्म। तो वो टीबीबी के क्वेश्चन होते इसी तरह के, इसीलिए मतलब जो क्लास में कराया हुआ अगर वही टीबीबी में दे दिया जाए तो फिर फर्क क्या रह गया दोनों में, सीखा क्या आपने, कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। चलो, तो इसको मेरा बेटा हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब इसकी अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो क्या बन जाएगा आपके पास, E2 विल बी इक्वल टू माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, N2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे आप माइनस एज इट इज आया, 4 3 से आपके पास 12 होता है। अब 13 में से 12 किया, 1 यहाँ आ गया, 4 4 जा होता है 16, कितना आ गया भाई, माइनस का 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक हो गया, समझ में आती है बात। अब देखो सिमिलरली मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 की बात करता हूँ, इसको आप कहते हो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जहन में रख लेना। बहुत सारे बच्चों को अगर एग्जामिनर कभी लिख के देना, मैंने टीपीबी में भी इसके क्वेश्चंस रखे हुए हैं, कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो बच्चा एन इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा होता है, नहीं भाई सेकंड एक्साइटेड स्टेट एन इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकती, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट एन इज इक्वल टू 1 है। उसका मतलब क्या है कि भाई अभी इलेक्ट्रॉन अपनी बिल्कुल वैसी हालत में जैसा कि वो नेचुरली होना चाहता है, सही है, तो वो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट है, उसको जीरो एक्साइटेड स्टेट आप कहोगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल स्टार्ट आफ्टर एन इज इक्वल टू 1, जब उसे एनर्जी मिली और वो थोड़ा सा क्या हुआ, ऊपर चला गया, ठीक है, ध्यान में रख लेना। चलो, अब देखो आगे, अब मैं यहां पे अगर निकालता हूं E3 का वैल्यू निकालता हूं E3, तो ये बन जाएगा माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, एन कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, 9 1 टाइम्स होता है 9, 13 में से 9 गया तो क्या बच गया, 4 बच गया, 4 यहाँ पे आ गया, 9 5 सा होता है 45, फिर 1 बच गया, 0 लगाया तो 9 1 सा हो गया 9, ठीक है, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली एन इज इक्वल टू 4, इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे हम, ठीक है। ये बन जाएगा मेरे बच्चे E4 विल बी इक्वल टू माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। सिंप्लीफाई कर देंगे तो 16 के टेबल में 13 नहीं आता, ये हो गया 0.13, आगे चला गया तो ये हो गया 136, 16 5 जा होता है 80, 16 7 जा होता है आपके पास 112, 16 8 जा आपके पास होता है 122, और 6 128, 128 पे आ रहा है, ठीक है। 16 8 जा होता है 128, 136 में से 128 निकाला तो 6 और 2 8, 8 बच गया, आगे 0 लगा दिया। 16 4 जा पे आ रहा है आपके पास, ये 64 पे आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको माइनस का 0.85 भी ले लेते हो आप अक्सर, क्योंकि इसके आगे वाला नंबर 5 से बड़ा आ रहा होगा, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, खैर है, अभी आप इतना ही ले लो। अभी आप देखो, आपको ये जो हमने एनर्जी निकाली है, बेसिकली किसकी एनर्जी निकाली है, ये हमने शेल की एनर्जी निकाल ली है, डिफरेंट 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 शेल की एनर्जीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए n इज इक्वल टू 5 की एनर्जी कैलकुलेट करो, तो एक एनर्जी आप भी कैलकुलेट करके बता दो क्या आ रही है, E5 की एनर्जी सेम पैटर्न पे कैलकुलेट करना है, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय 25, बता दो जल्दी से क्या एनर्जी आ रही है इसकी, बोलो। बोलो भैया, माइनस, इसको सही करके लिख दूंगा, माइनस का 0.54, ठीक है, बस बस सही, सेट, सेट है। चलो, 0.85 आ रही है, 0.85 लिख देते हैं यार, ये लो, ठीक है। चलो, अब देखो, अब देखो इधर, ये मेरा बेटा आपके पास क्या हो जाएगी, दिस विल बी योर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दिस विल बी योर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है भैया, जहन में रख लेना। अब इसके ऊपर जो है ना, आपके पास एग्जामिनर क्वेश्चन जैसे फ्रेम करता है उसके ऊपर हम आ जाते हैं उठ के, ठीक है। अब ये आपने एनर्जी निकालनी है, अगर आपने अपनी कैलकुलेशन को तेज रखना है, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन तेज रखनी है तो आपको ये एनर्जी जो है ना पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन तेज रखने के लिए, वरना तो आप निकाल सकते हो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी कैलकुलेशन तेज रखनी है तो आपको ये एनर्जीज क्या होनी चाहिए भाई, पता होनी चाहिए, ठीक है यहाँ पे।
ये वाली चीज ठीक हो गया। अब देखो इसका एग्जामिनर ना क्वेश्चन बहुत तरह से फ्रेम करता है। मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करा देता हूँ। ये मान लो आपके पास एक शेल नंबर 1 है। इसकी एनर्जी आपको पता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे आपके पास मान लो एक कोई शेल नंबर 2 है, और इसकी एनर्जी अपने पास है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो अभी ऊपर निकाली थी ना, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं मार रहा, ये ऊपर अभी निकाली थी, ये वही वाली यहाँ लाके लिख दी, ठीक है। ये अब आपके पास है। अब आपसे एग्जामिनर कहता है कि भाई साहब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रॉन था। सुनना गौर से, इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 में था। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको कहीं से आके मिली एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया n इज इक्वल टू 2 में उठ करके इसने छलांग मार दी। इस अमल को कहते हैं मेरा बेटा हम एक्साइटेशन। क्या कहते हैं? एक्साइटेशन। सही है। लोअर शेल से अपर शेल में जाना इस टर्म्ड एज एक्साइटेशन। और ऐसा तभी होगा जाहिर है जब इसको आप कोई ना कोई क्या दोगे, एनर्जी दोगे। ये जो एनर्जी है ना मेरा बेटा, आपसे कह रहा है यार इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली कि वो n इज इक्वल टू 1 से कहाँ चला गया, 2 पे चला गया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया था, अब बच्चा जो है ना वो इसके अंदर घूमता रहता है। अब देखो दो, आप जब किताब भी खोल के देखोगे ना, आपको दो फॉर्मूले नजर आएंगे, एब्जॉर्प्शन का अलग है, इमिशन का अलग है। एक में होगा ई एफ माइनस ई आई, एक में लिखा होगा ई आई माइनस ई एफ। ठीक है, ई आई माइनस ई एफ। ये अब दो फॉर्मूले याद करने से बेहतर है अब कौन सा कब लगाना है, सारी जिंदगी इसी में फंसे रहोगे। आसान कर लो हमेशा, बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी माइनस कर दो उठा के। ठीक है, माइनस साइन को भाड़ में डालो, माइनस साइन को ना कंसीडर करो, बड़ी में से छोटी एनर्जी माइनस कर दो, माइनस को हटा के। ठीक है। अब देखो डेल्टा ई, बड़ी एनर्जी मुझे यहाँ पे 13.6 नजर आ रही है। सर अभी तो आपने कहा था माइनस साइन में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, अभी तो बोला तो है माइनस साइन को छोड़ दे, माइनस साइन से तो कंफ्यूजन होगी सारी आगे चल के, तो माइनस को छोड़ दे। 13.6 बड़ी एनर्जी है और 3.4 छोटी है, अगर माइनस साइन को छोड़ देते क्या बनता है भाई, ये बनता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अब पीछे प्लस या माइनस लगाना है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एक्वायर करी है या लूज करी है। अभी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या करी है, एक्वायर करी है ना, गेन करी है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दो भाई, प्लस साइन लगा दो, ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी है। तो क्या बन गया भाई, ये बन गया आपका प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास कहलाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक लेवल से, एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करने के लिए चाहिए होती है, दैट इज टर्म्ड एज द एक्साइटेशन एनर्जी। सही हो गया, ये आपके पास चला गया। अब देखो सिमिलरली अगर मैं आपको कहता कि यार अच्छा ये, सिमिलरली नहीं, इसी इलेक्ट्रॉन को समझ लेते हैं ना भाई, इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो इधर, ये इसकी बात की सूरत हाल दिखा रहा हूं। आपने इसको एनर्जी दे दी थी, जी सर एनर्जी हमने इसको दे दी थी। अब जब आपने एनर्जी इसको दे दी थी मेरा बेटा, तो ये सूरत हाल अब ऐसी हो गई कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन था ना, ये चला गया ऊपर। ठीक है, ये इधर आ गया ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना अभी आ चुका है ऊपर, जहन में रख लेना आप ये बात। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है बड़े मजे से, ये इलेक्ट्रॉन अभी आपने इसको एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, आपको ये बात पता है कि भाई जब एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। ग्रेटर द एनर्जी लेसर इज द स्टेबिलिटी। तो ये एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ है, ये फौरन से पहले क्या होगा भाई, ये फौरन से पहले नीचे आएगा, ये फौरन से पहले नीचे आएगा, जंप मारेगा। जब नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और एनर्जी सबसे कम हो जाती है। तो ये क्या करेगा, ये अब एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब जब आपने एनर्जी रिलीज निकालना है, फिर वही काम करोगे भाई, बड़े में से आप छोटे को माइनस करोगे, 13.6 बड़ा है और आपका 3.4 क्या है, छोटा है। माइनस करोगे, क्या आंसर आएगा, वही आंसर आएगा भाई जो पहले आया था, चेंज थोड़ी हो जाएगा आंसर। बस फर्क क्या है कि अब की बार आप क्या लगाओगे, माइनस साइन लगाओगे। ये कहलाती है डी एक्साइटेशन एनर्जी। डी एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, जब आपके पास वो अपर किसी लेवल से लोअर किसी लेवल पे आ रहा है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन। अब ये एनर्जी वो क्या करेगा जनाबे वाला, रिलीज करेगा, डी एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक हो गया। ऐसे आप प्लस 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 माइनस लगाते हो, जहन में आपने रख लेना है इसको। ये आपके पास क्या है, इस तरीके से हम प्लस माइनस लगा रहे होते हैं गे। ठीक है जनाबे वाला, जी सर ठीक है, समझ में आ गई बात की, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अब यहां पे ना एक और चीज समझते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में। अच्छा चलो अब एक और चीज समझते हैं। अब मान लो यहां आपके पास ये देखो, ये मान लो आपके पास n इज इक्वल टू 1 था, ये मान लो आपके पास n इज इक्वल टू 2 है,
n इज इक्वल टू 3 है, ये मान लो आपके पास n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एनर्जीज भी सारी मेंशन कर देता हूँ। -13.6 है, और 4 वाले की क्या है, माइनस का 0.85, इसकी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखी हुई है, देखो ये लिखी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, और आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्साइट होके यहाँ चला गया, ये यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 पे आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो ये यहाँ पे आ गया। अब सबसे पहले तो मुझे बता दो, इसके अंदर जो है ना वो एक्साइटेशन एनर्जी क्या 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 होगी, क्या एक्साइटेशन एनर्जी होगी जो चाहिए होगी, अब आप लोगों से सवाल है ये। अब देखो मेरे बच्चे, आपके पास यहाँ पे किस तरह से करना था भाई, वही तरीका कार था, 13.6 माइनस का 0.85, सही है। अब कर लो भाई यहाँ पे माइनस साइन, अगर आपने बेसिक मैथ देखी है तो आपको पता होगा ये डेसिमल की सब्ट्रैक्शन हमने किस तरह से करनी होती है। ये आपने लाके यहाँ पे वैल्यू पुट करी, सही है। अब इसको आपने कर दिया 12, ये हो गया 16, यहाँ पे हो गया 17, सॉरी यहाँ पे आपके पास हो गया 15, क्योंकि आपने एक कैरी कर लिया आगे। यहाँ आ गया मेरे बच्चे आपके पास 10, 10 में से 5 गया, 5 बच गया, 15 में से आपके पास 8 गया, 7 आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। गोया कि आपने इसको कितनी एनर्जी दी है, आपने इसे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी है। अगर आप इसको 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कहानी जो समझने वाली है ना वो आगे की है समझने वाली, वो क्या है, अब इलेक्ट्रॉन आपका यहां तो पहुंच गया, सही है, अब समझ जाओ मैं एक ही फिगर में बता रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन जो आपका वापसी आएगा ना, वो आपका किस्तों में आ रहा होगा। पहले आपके पास वो n इज इक्वल टू 4 से आएगा n इज इक्वल टू 3 पे, कुछ एनर्जी वो यहाँ पे रिलीज कर देगा, सही है। ऐसे होता हुआ आएगा, जहन में रख लेना ये चीज, जब आगे टीपीपी करोगे तो ये सब चीजें वहां पे आपको हेल्प कर रही होंगी। फिर वो n इज इक्वल टू 3 से आएगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। फिर ये कहां से आएगा भाई, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे आएगा। फिर n इज इक्वल टू 2 से फाइनली ये कहां पे आएगा मेरा बेटा, आना इसने वहीं पर है, अपनी ग्राउंड स्टेट में ही है, इस तरीके से आएगा। यानी कि ये हर स्टेप में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करता हुआ आएगा, और एनर्जी को निकालने का तरीका यही होगा भाई, जहां से आ रहा है और जहां पे आ रहा है, आपने क्या करना है, इन दोनों की एनर्जीज को आपस में क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करते रहना, सिंपल। बड़े वाले में से छोटे वाले को आपने माइनस कर देना है, और जो ओवरऑल है ना उसके साथ आपने माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आप ये एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको सबकी एनर्जी गिवन होगी। जैसे आपके पास मिसाल के तौर पर एक की मैं करके दिखा देता हूँ, n इज इक्वल टू 3 माइनस 1.51 है ना, देखो इसकी एनर्जी अपने पास कितनी है, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए यार, जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4, यानी कि यहां से n इज इक्वल टू 3 यहां पे ट्रांजिशन कर रहा है, तो आपने ये काम कैसे करोगे या कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप 1.51 में से 0.85 को माइनस करोगे, और जो भी साइन आएगा उससे आप नेगेटिव का साइन लगा दोगे। फिर 3 से 2 में आ रहा है तो भाई 2 की जो भी एनर्जी है 3.4 थी, और ये 1.51 है, आप 3.4 में से 1.51 को माइनस करोगे यहां से यहां के लिए, और कैलकुलेशन उसके माइनस साइन लगा दोगे, खत्म। तो आप ये काम कर रहे होगे, ठीक है। तो एक तो आपका होमवर्क हो गया ये, कि जब आपके पास n इज इक्वल टू 4 से लेट से n इज इक्वल टू 3 पे आ रहा है, इसके लिए कैलकुलेट करना। फिर n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, इसके लिए कैलकुलेट करना। और फिर मेरा बेटा n इज इक्वल टू जब 2 से 1 पे आ रहा है, फिर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, मैंने आपको कहा भी था, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो, ये मान लो आपके पास ना अलग अलग शेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं इस बात को जो भी बताने लगूँ। ये मान लो आपके पास शेल नंबर 1 है, n इज इक्वल टू 1, लेट से दिस इज शेल नंबर 2, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, दिस इज शेल नंबर 3, लेट से n इज इक्वल टू 4, दिस इज शेल नंबर 4, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या बताया भाई, इलेक्ट्रॉन आपके पास ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। फाइनली उसने यहाँ पे आना है, ठीक है। अब ये करेगा क्या, हर प्रोसेस के अंदर ना ऐसे फोटोन इमिट करता हुआ जाएगा। और मैंने आपको बताया था ये जो फोटोन इमिट होता है, इसको मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम पे प्लॉट करते हैं, तब जाके पता चलता है कितनी एनर्जी का फोटोन था जो कि इमिट हुआ था, ठीक है।
तो अब ये जो n इज इक्वल टू 2 से जब 1 पे आ रहा है ना, इसको आप कहते हो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन फॉर n इज इक्वल टू, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इसको आप कहोगे। ये क्या है आपके पास? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि n इज इक्वल टू 3 से डायरेक्ट 1 पे आएगा, ये कहलाएगी सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन। अगर कोई n इज इक्वल टू 4 से डायरेक्ट 1 पे आएगा तो ये कहलाएगी आपके पास थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। क्या मतलब, समझो आहिस्ता आहिस्ता। देखो, इलेक्ट्रॉन ने मान लो आना कहां पे, आना उसने n इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। सर सारे इलेक्ट्रॉन किस्तों में नहीं आते, नहीं सारे इलेक्ट्रॉन किस्तों में नहीं आते, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, सारे इलेक्ट्रॉन किस्तों में क्यों नहीं आते? डिपेंड करता है कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा अनस्टेबल है। जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतनी जल्दी एनर्जी रिलीज कर देगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको पता चलाने की जरूरत ही नहीं है। आपके कोर्स में कहीं पे भी उसको कुछ कहा ही नहीं जाएगा। जब कहा नहीं जाएगा तो आपको ये चीज पता चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बस ये बात ध्यान में रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए, कुछ ना बोला जाए भाई इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेबल है, अब बताओ ऊपर से नीचे कैसे आएगा, तो वो ऐसे किस्तों में आएगा, ऐसे किस्तों में आएगा, ऐसे किस्तों में आएगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन की अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो कि वो 4 से डायरेक्ट कहां आ जाए, 1 पे, या 3 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, या 5 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, या इन्फिनिटी से डायरेक्ट 1 पे आ जाए। इन्फिनिटी मतलब वो शेल के बाहर से उठ के आ रहा होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें स्पेक्ट्रल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे n इज इक्वल टू 1 पे आया, ये अब टीपीवी में चूंकि बल्क में क्वेश्चन डले हुए इसके इसलिए बता रहा हूं। अब n इज इक्वल टू 1 पे आया, अगर बिल्कुल पड़ोस से आया है 2 से 1 पे आया, तो ये इस पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी लाइन को हम कहेंगे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। अगर 3 से 1 पे आया है, इस पे जो एनर्जी, मतलब 3 से 2 पे नहीं, 3 से 1 पे, भाई डेस्टिनेशन एक होनी चाहिए स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए। n इज इक्वल टू 1 की अगर बात कर रहा हूं, 2 से 1 पे आया है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, 3 से 1 पे आया है सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, 4 से 1 पे आया है थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, फिफ्थ से 1 पे आया है फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन, और बिल्कुल बाहर से, मतलब बिल्कुल फील्ड के बाहर से अंदर आया है, इंफिनिटी से आया है, इसको कहते हैं लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी आगे चल के इस सीरीज का नाम भी आपको पता चल जाएगा, लाइमन सीरीज कहते हैं इसको, हम अभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, कोर्स में भी है, सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। अब जैसे n इज इक्वल टू 2 की अगर मैं बात करूं समझना, अब जैसे इसके लिए था वैसे यहां पे भी है, n इज इक्वल टू 2 पे ही आ रहा है, ये इसकी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे, ये जो इमिट हो रहा है इसको आप कहोगे दिस इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ n इज इक्वल टू 2। ये n इज इक्वल टू 2 की अब फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है जी। अगर 3 से 2 में आ रहा है, अगर 4 से 2 में आ रहा है मिसाल के तौर पे, तो ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है। फिफ्थ से 2 में आ रहा है, ये थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन है। अगर बाहर से आ रहा है तो दैट विल बी लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन। बस एक एक आपने कह लो कि एक नोमेनक्लेचर सेट कर दिया कि भाई इस स्पेक्ट्रल सीरीज का क्या नाम है। अब इसका नाम क्या होगा, इस वाली लाइन का कोई नाम बताएगा मुझे? बताओ इस वाली लाइन का क्या नाम होगा आपके ख्याल से? बोलो भाई, इस वाली लाइन का क्या नाम होने वाला है इसका, बोलो। अबे पामर तो मुझे पता ही नहीं है, पामर पी फंड क्या होता है, मैंने कब पढ़ा है पामर पी फंड? बामर भी मुझे नहीं पता क्या होता है, जो पढ़ा है उसमें से पूछ रहा हूं मैं। n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, ये बताओ कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन है, ये पूछ रहा हूं मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड नहीं है ये, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है ये। वेरी गुड, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है किसकी? n इज इक्वल टू 3 की। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दिस इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। ये पामर बामर तो मुझे पता ही नहीं है अब तक, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ n इज इक्वल टू 3। वेरी गुड, ये पढ़ा है मैंने अब तक, सही है। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ n इज इक्वल टू 3। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर अगर मिसाल के तौर पे मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे, मिसाल दो, अगर इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन होगी और किस सीरीज की हो? बोलो। वेरी गुड, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन होगी किसकी? वेरी गुड, वेरी गुड, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन होगी फॉर n इज इक्वल टू 2। ये फॉर के बाद जो लिखा हुआ है ना, ये डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मतलब क्या है? ये बेसिकली आपके पास फाइनल एनर्जी लेवल है जहां पे वो आ रहा है, ठीक है। या इसको आप फाइनल स्टेट भी कह सकते हो, NF होता है ना, फाइनल स्टेट, इसको आप वो भी कह सकते हो, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेसिकली छलांगे मारता हुआ, ठीक है। थर्ड कैसे है?
भैया देखो, जब 3 से 2 पे आएगा तो ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, 4 से 2 पे आएगा तो ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, 5 से 2 पे आ रहा है तो ये थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन है, ऐसे होगा। ठीक है, सही है। बोलो। माइनस करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जब टीबीबी में क्वेश्चन है उसमें फंस जाओगे, ठीक है, तो माइनस करके निकाल लो, लेकिन फिर खैर उसी में सीख जाओगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, गुड हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। ये मेरा बेटा इसके अंदर से क्वेश्चन थे जो पूछता था, मैं और भी देख लूँ इसमें से और क्या क्या क्वेश्चन है। मैंने बता दिया, नेगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इज नॉट फ्री टू लीव, कॉन्सेप्ट बता दिया उसका मैंने आपको, ठीक है। अब अब इसके अंदर, अच्छा, अब ये देखो एक सवाल ये पूछा हुआ है इन्होंने माजी के अंदर, ये एक सवाल माजी में आया हुआ है, ये जो मैं आपको बता रहा था ना ऊपर, देखो, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी बराबर है नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। सर ये कब बताया था, आपने तो नहीं बताई ये बात। अच्छा देखते हैं ऊपर, वो देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर है नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। ये देखो, नजर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, ठीक है, नजर आ गया। ये बताई थी बात। सिमिलरली ऊपर एक और चीज भी बताई थी, इसको भी याद रख लो, ये भी बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है 2 टाइम द काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से ही आप ये काम करोगे सारा का सारा, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर है नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। सही है भाई साहब, लाके पुट कर देंगे यहाँ पे, लाके वैल्यू पुट कर लो भाई। काइनेटिक एनर्जी बराबर है नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी हो गई, आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली किसकी, मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब आपको सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हमने पढ़ा था अभी, किसके बराबर है, 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। या आप इसको 2 टाइम द टोटल एनर्जी भी कह सकते हो, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर है, तो आप इसको कह दोगे ये 2 टाइम द टोटल एनर्जी है तो भी सही है, या आप कह दोगे 2 टाइम द काइनेटिक एनर्जी है तो भी सही है। ऊपर मैंने आपको निकाल के दिखाया ना कि वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रही थी, ठीक है। तो बस अब लाके वैल्यू पुट कर दो भाई, तो 2 × टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी है आपके पास, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा ये, 6 × 2 हो गया 12, 2 आया 1 यहाँ चला गया, 3 × 2 6, 6 + 1 हो गया 7, डेसिमल यहाँ आ गया, 2 × 1 हो गया 2, और माइनस साइन आ गया। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ है किससे, न्यूक्लियस के साथ, तो आ गया माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने चेक करना हो कि भाई हमने आंसर सही निकाला है या सही नहीं निकाला, ये भी चेक कर सकते हो, कैसे, आपको पता है भाई टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने निकाली काइनेटिक, ये आपने निकाली पोटेंशियल, जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपने टोटल एनर्जी लाके पुट कर, मतलब ये वेरिफिकेशन तो आप कर लोगे ना, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पुट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वापस रिवाइज कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी भाई, जो भी टोटल एनर्जी है उसका माइनस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली जो भी टोटल एनर्जी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक हो गया। चलो आगे देख लेते हैं हम जल्दी से। मजीद मेरा बेटा इसके अंदर हमारे पास और क्या चीज थी, जो एक मैंने आपको एक्साइटेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज द फिनोमिना ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। समझना खूब अच्छे से। अब मेरे बच्चे हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। देखो आयोनाइजेशन, आयन आप किसको कहते हो, मेरा बेटा आयन आप कहते हो जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज कर देगा, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो मेरा बेटा, उसको आप कहते हो आयन। गोया के आपने हाइड्रोजन एटम को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया,
लूज करने से ये मुराद नहीं है कि वो किसी अपर स्टेट पे चला गया। देखो, एक चीज ना खूब अच्छे से समझ लेना, आपके पास जितने भी शेल्स हैं या जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं, ये सारी की सारी कहलाती हैं बाउंडेड स्टेट्स या इनको आप कहते हो दे आर बॉन्डेड स्टेट्स। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी स्टेट में अगर मौजूद है ना, तो वो बाउंड हुआ हुआ है। किससे बाउंड हुआ हुआ है? न्यूक्लियस से बाउंड हुआ हुआ है। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर मौजूद है। आसान जबान में, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से निकल कर कहीं टहलने नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इतनी एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन को दे दी कि जिससे न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ था वो खत्म हो गई, और इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया? फ्री हो गया। यानी कि एनर्जी दी, और एनर्जी देकर आपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। ये मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का। आपने क्या कर दिया? आपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अपने मजे से निकल के चला गया। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों का। वो ये है कि बच्चों को ये लगता है कि जनाब आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसा उन्हें क्यों लगता है मैं समझा देता हूं। ऐसा इसलिए लगता है कि अमूमी तौर पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इतनी एनर्जी से आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ हुआ है? बाउंड हुआ हुआ है न्यूक्लियस से। ठीक है, अगर आप इतनी एनर्जी उसको दे दोगे तो अब वो न्यूक्लियस का मुकाबला कर सकता है। भाई आप एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस से जितना दूर जा सकता है चला जाता है, एक्साइट हो जाता है। अगर आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि जितनी एनर्जी से न्यूक्लियस ने उसको बाउंड किया हुआ है, तो अल्टीमेटली वो परमानेंटली बाहर चला जाएगा, फील्ड से बाहर। और जब फील्ड से बाहर चला जाएगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन आपका इन्फिनिटी में स्केप कर गया है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब होता है फील्ड से बाहर, जहां पे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है न्यूक्लियस की। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा n = 2 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन द सेकंड शेल वो कितनी थी? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अभी अभी पढ़ के आए हैं ऊपर थोड़ी देर पहले। तो गोया अगर एक इलेक्ट्रॉन, देखो अगर आप अभी तक कॉन्सेप्ट सही से समझते चल रहे हो तो अब जो बात बताऊंगा वो आपको फील भी होगी और समझ भी आएगी। समझो आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन n = 2 यानी कि शेल नंबर 2 में बैठा हुआ है, आपने इसे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो ये इंफिनिटी में चला जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लो, अगर मैं आपसे पूछूं, दो स्टेप में इसको समझ लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जब n = 1 से n = 2 में आ रहा था, सोचो, तो मेरा बेटा अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि हमने उसको एक्साइटेशन एनर्जी देनी होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तो ऊपर हमने सवाल सॉल्व किया था, देखो यहां पे सवाल सॉल्व किया था ये। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये सवाल सॉल्व किया था, जब आपका इलेक्ट्रॉन n = 1 से n = 2 में आ रहा था, तो हमने जब अभी किया था आपने इसको कितनी एनर्जी दी थी? ये याद है? ये रहा, ये कितनी एनर्जी दी थी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी थी। तो इसको देखो, इसको इस तरह समझ लो अब आप, भाई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो तुमने उससे पहले ही दे दी थी जब वो 2 में आ रहा था। अब 3.4 आपने मजीद दे दी, तो भाई दिस पहले से गिवन, दिस अब गिवन, तो अब वो कहां चला गया? बाहर चला गया उठ के। तो ओवरऑल एनर्जी आपने हमेशा इलेक्ट्रॉन को 13.6 ही देनी है, लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट में तो इकट्ठी 13.6 देनी होगी। अगर किसी हायर स्टेट में बैठा हुआ है तो इसका मतलब पहले से कुछ एक्साइटेशन एनर्जी आप उसे दे चुके हो, अब सिर्फ उतनी देनी है जितनी उस करंट स्टेट की रिक्वायरमेंट है। यह बात कितने लोगों को समझ में आती है जो मैंने बताई है? बोलो, कि हमेशा आपको 13.6 देने की जरूरत नहीं होगी। पहले आपने कुछ दे दिया उसको, तो अब वो किसी हायर स्टेट में बैठा हुआ है, तो अब आपने उसको सिर्फ हायर स्टेट की एनर्जी देनी है जितनी उसकी जरूरत है। उतनी दोगे वो आराम से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा उठ के, और आपका आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है वो हम किस तरह से लिखते हैं या इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखो, अगर आपके पास मान लो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 2 में है, तो इसकी बाउंड्री एनर्जी कितनी है? ठीक है, वेरी गुड। अब इसकी बाउंड्री एनर्जी कितनी है? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने इसको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, सुकून से बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर n = जब आप 3 में जाओगे तो वहां 1.51 है, तो आपने 1.51 दी, वो चला गया बाहर उठ के। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज लेस देन इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जर्नल फॉर्मूला है, यानी कि आपने आयोनाइजेशन के लिए पूरी की पूरी 13.6 कब देनी होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिजाइडिंग इन द ग्राउंड स्टेट।
जब सेकंड में आ गया तो अब 13.6 नहीं देनी है, 3.4 देनी है, उसके बाद बाकी तो पहले से ही है। जब उसमें चला गया, लेट से थर्ड में आ गया, तो 1.51 देनी है, बाकी तो पहले से ही है। जब फोर्थ में आ गया 0.85 देनी है, बाकी तो पहले से है। उसके बाद फिर 0.54 देनी है, बाकी पहले से है उसके पास, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। टीबीबी में इसके क्वेश्चंस भर के मौजूद हैं। अच्छा, टीबीबी में जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्वियस सी बात है आपसे पहली दफा में सॉल्व नहीं होंगे, आपको देख के शायद बेहोशी आ रही हो या इंतकाल भी हो जाए एक आध का, तो वो मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। बाकी आप में से वो सारे के सारे लोग जिनका वो था, जिनको लगता है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल नहीं आते, जो भी ताज़ा ताज़ा नेट टू देकर आए ना, उनसे आप एक 1-to-1 सेशन लाजमी कर लेना। अच्छा, जितने लोगों ने नेट टू दिए थे ना, तो उसके अंदर मुझे टोटल दो कैटेगरीज मिली है जो बच्चों के मैसेजेस आए थे। एक वो थे जिन्होंने 2024 की जो रिकॉर्डिंग जिनको दी हुई थी, उन्होंने वो पूरी की हुई थी। तो उनका कहना यह था कि सर जो जो आपने क्लास में कराया था या जो कराया था, 90 to 95% हमारा जो पेपर था वो वहीं से था, बाकी बुक रीडिंग का था, ठीक है, जो आपको मैं बारहा रिकमेंड कर चुका हूँ। एक वो थे जिन्होंने ये 2024 नहीं किया था और जो आखिर तक इंपॉर्टेंट पूछ रहे थे, तो फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके गए थे, तो उनका उनमें से अक्सर और बेशतर का ये था कि पेपर वॉज वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो आपको जब कहा जाता है ना कि भाई चीज़ें सॉल्व कर लो, चीज़ें कर लो, चीज़ें कर लो, तो भाई वो इसीलिए कहा जाता है कि देखो आपको पहले से नहीं पता होता। हमारे पास यहाँ पे ना कोई गेस्ट पेपर नहीं होता, खास तौर पे नस्ट के लिए, प्यास के लिए, एमडी कैट के लिए, जीआई के आई के लिए, यूईटी के लिए, एनईडी के लिए चलो फिर कुछ हद तक ये होता है कि यार कंप्यूटराइज टेस्ट है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। यूईटी में कुछ हद तक होता है, चलो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कुछ हद तक, बहुत थोड़ा सा मार्जिन होता है, लेकिन चलो हो जाता है। बाकी जगहों पे ये वाले नहीं चलता हिसाब किताब, क्योंकि भाई उन्होंने हर दफा फ्रेश पेपर बनाना होता है, वो आगे पीछे हो रहा होता है आपके पास उठ के। और नस वालों का तो क्वेश्चन बैंक ही इतना बड़ा है कि उनका अगर कंप्यूटराइज पेपर भी है ना, तो वो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो करना साहब है, रिसोर्सेज मैंने आपको कई दफा बताई हुई है, फिर बता देता हूँ। नंबर एक रिसोर्स आपके पास आपके लेक्चर है। लेक्चर आपकी गोल्डन रिसोर्स है। लेक्चर में जितने क्वेश्चन है ना, वो अगर आप तमीज से कर लो ना, एक सवाल भी लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल गारंटीड, ठीक है। और साथ में अगर आप किताब भी पढ़ रहे हो तो फिर तो 100% ही हो गया, फिर तो आप मतलब पोजीशन होल्डर हो फिजिक्स के अंदर, तो आप कहीं भी नहीं जाते उसके बाद, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आपके पास होता है जो आपको बार बार बारहा कहा जाता है कि बेटा आपके पास जो है ना, आपको टीपीपी मिलती है हर चैप्टर के एंड पे। तीसरे नंबर पे अभी एक तो टीपीपी मैं आपको देता आया हूं, एक टीपीपी अभी मैं आपको और दूंगा। वो जो टीपीपी एक और दूंगा ना, वो आपके पास अभी भी मौजूद है, बल्कि मजेदार बात ये है, ऑनलाइन बुक 1 और ऑनलाइन बुक 2 ये आपके पास अभी भी मौजूद है। इसी के अंदर से मैं टीपीपी दूंगा, ठीक है। चौथे नंबर पे एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स है, एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स। किस बोर्ड की बुक की? जो आपकी अपनी रेलिवेंट बुक है, ठीक है। ये इसको देखो, 2 मिनट में आता हूँ जरा। ठीक है भैया, तो ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है, ठीक है। ये अभी आप ताज़ा ताज़ा जो नेट टू देकर आए हैं उनसे आप ये एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो जो बता रहा हूँ सिर्फ उसको फॉलो करते चलो, इंशाल्लाह हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं भागो अभी से ठीक है। अब ये मेरा बेटा हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास है वेव नंबर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हमने पहले रेडियस पढ़ा, स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब हमारे पास आ रहा है वेव नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इसको हम कहते हैं वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब ये होता क्या है, देखो एक तो इसकी डेफिनेशन ये वाली बता दी मैंने कि भाई ये जो आपका रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है ना, इसको आप कहते हो वेव नंबर। एक और डेफिनेशन, लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है आपकी वेवलेंथ, किसी भी वेव की जो लंबाई होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक वेव है, उसकी लंबाई है 0.2 मीटर। अब आपको मैं बोलता हूँ यार 1 मीटर की लेंथ के अंदर कितना वेव कितनी वेव्स आ सकती हैं, कितनी वेव आ जाएंगी? तो आप बोलोगे 1 मीटर के अंदर 5 वेव्स आ सकती हैं, क्योंकि भाई 0.2 मीटर एक वेव की जगह है, तो 0.2 0.2 0.2 करके कितना हो गया? 5 वेव्स हो गई। ये आपके पास कहलाता है वेव नंबर। यानी कि आप कहोगे द नंबर ऑफ वेव्स दैट आर कंटेन्ड इन 1 मीटर ऑफ द लेंथ इज टर्म्ड एज वेव नंबर। तो ये है बेसिकली 1/λ या वेव नंबर। इसकी अगर आपसे यूनिट पूछी जाएगी तो इसकी यूनिट अपने पास क्या होती है भाई? मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। अब देखो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/NF का स्क्वायर
-1/n i का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। ठीक है, लेमडा आपके पास क्या है? लेमडा आपके पास है वेवलेंथ, और आपके पास ये जो आर है, ये आर बेसिकली कि आपके पास क्या है? आर आपके पास है मेरा बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट। इस रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.097 इंटू 10 की पावर 7। ये जो आपका रेडबर्ग होता है इसकी वैल्यू क्या है? 1.097 इंटू 10 की पावर 7, और यूनिट इसकी होती है मीटर इनवर्स। 1.097 इंटू 10 की पावर 7, और यूनिट होती है मीटर इनवर्स। और एन एफ से क्या मुराद है आपके पास? फाइनल स्टेट। और एन आई से क्या मुराद है आपके पास? इनिशियल स्टेट। आगे के हम लोग जितना भी कुछ पढ़ेंगे, या जितना भी हमने सीरीज पढ़नी है, स्पेक्ट्रल सीरीज, वो सारा का सारा हमारा इसी फॉर्मूले के ऊपर चल रहा होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है हमारे पास क्वेश्चंस किस किस तरह से फ्रेम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन था, वो n = 4 से जंप मार के n = 1 पे आ गया, मतलब उसने ट्रांजिशन करी, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे आ रहा है? चौथे शेल से आपका पहले शेल पे आ रहा है, यानी कि चौथे स्टेट से आपका पहली स्टेट के ऊपर उठ के आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, अब आपने ये बताना है, आपको ये तो पता है कि वो फोटोन इमिट करेगा या वो फोटोन रिलीज करेगा। जो फोटोन वो इमिट करेगा ना, आपने उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, सवाल ये है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि जब आपका इलेक्ट्रॉन n = 4 से n = 1 पे आएगा, तो पहले तो ये बताओ ये कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन होगी? अगर आपसे मैं पूछूं ये कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन है, तो क्या बताओगे? ये कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन है, बोलो। वेरी गुड, थर्ड होगी। थर्ड होगी। कैसे निकाला भाई आपने? देखो, इसको आप सिंपल ऐसे याद रखो, n = 2 से जब 1 पे आता तो ये फर्स्ट हो जाती, n = 3 से 1 पे आता तो ये सेकेंड हो जाती, और अब कहां से आ रहा है? 4 से 1 पे आ रहा है, तो ये कौन सी हो गई आपकी? थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन आपके पास ये हो गई। ठीक है, और थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन फॉर n = 1। ठीक है, ठीक हो गया। एफ से मुराद फाइनल स्टेट है, आई से मुराद इनिशियल स्टेट है। फाइनल का मतलब जहां पर आ रहा है, इनिशियल का मतलब जहां से आ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे। अब अल्टीमेटली आप यहां पे आए, आपने बोला 1/λ = RH। आर एच को इसको मैं रेसिप्रोकल करके 1 × 10⁻⁷ लिख रहा हूं, ताकि सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, 1 ये राउंड ऑफ करके लिखिए, इसी की वैल्यू ध्यान में रख लेना, रेडबर्ग की। फाइनल स्टेट कहां पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन? पहले में आ रहा है तो ये NF है। कहां से आ रहा है? 4 से आ रहा है, तो ये आपके पास इनिशियल स्टेट हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। NI कितना है यहाँ पे? 4। ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास 1 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस का 1/16। सही हो गया। अब क्या करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 1 में क्या आ गया आपके पास? 16 आ गया। ये चीज बन गई। क्या बनता है जनाब यहाँ पे आपके पास? ये आपके पास बनता है 1/λ = 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन में आपके पास आ गया 16। अगर मैं दोनों साइड्स को पलट देता हूं, पलटेंगे क्यों? क्योंकि मुझे वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वेव नंबर थोड़ी निकालना है। तो लेमडा विल बी इक्वल टू 16/15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, 10⁻⁻7। सर -7 क्यों हुआ? भाई जब इसको पलटोगे, देखो एक स्टेप मैंने कम कर दिया, वो एक स्टेप भी पूरा कर दूं मैं। ये 10⁻⁷ जब आप पलटोगे तो भैया ये 10⁻⁷ 15 के साथ था, तो यहाँ चला जाएगा 15 × 10⁻⁷। जब ये पलटेगा ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? 16 × 10⁻⁷ अपॉन में क्या आ गया जनाब? 15 आ गया। मजीद मजीद सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो मजीद सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, आपके पास ये 1.05 करके इसका आंसर आ रहा होगा, × 10⁻⁷। तो ये आपके पास वेवलेंथ थी, जो कि किसके अंदर आ रही है? इन टर्म्स ऑफ मीटर। यहां तक मुझे बता दो, ये चीज समझ में आ गई है? ये जब आपका इलेक्ट्रॉन चौथे से पहले के अंदर आएगा, तो हम उसकी जो वेवलेंथ है वो यहां से कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, बताओ, क्लियर है? ठीक है, 15 कहां से आ गया भैया? 16 में से एक को निकालोगे तो 15 आएगा। ठीक है, वेवलेंथ क्या शो कर रहा है? वेवलेंथ ये शो कर रहा है कि जो फोटोन इमिट हुआ है, 4 से 1 में आने पे जो फोटोन इमिट हुआ है उसकी क्या वेवलेंथ है। ठीक है, चलो, अब इसकी जो है ना वो होमवर्क क्वेश्चन भी अपने पास नोट कर लो। मान लो आपके पास जो इनिशियल स्टेट है ना, वो एक बार आपके पास है 6, एक बार आपके पास है 5,
एक बार आपके पास है 4, एक बार आपके पास है 3, और एक बार आपके पास है 2। ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। और जो आपकी फाइनल स्टेट है वो मान लो आपके पास है 1। आपने क्या करना है, जो जो कैलकुलेशन करनी है ना वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फाइंड फाइंड आपने बताना है वो एनर्जी जो रिलीज होगी, और से सुन लेना क्या निकालना है, वो एनर्जी जो रिलीज होगी। साथ क्या बताना है, वेवलेंथ जिसका फोटोन एमिट होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको पार्ट ई जो है ना वो यहां पे एक बार बता भी देता हूं। पार्ट ई देखो यहां पे, सबसे पहले कहां से कहां पे आ रहा है। देखो आई का मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट है, यानी कि 2 से आ रहा है और कहां पे आ रहा है भाई, 1 में आ रहा है। ठीक है, अब आपको एनर्जी ऑफ द स्टेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, माइनस का 13.6 अपॉन में क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया, ये आपका फॉर्मूला है। अब इससे आप पहले एन इज इक्वल टू 2 की क्या करोगे, फॉर्मूले से आप पहले उसकी एनर्जी कैलकुलेट करोगे भाई। टू यहाँ एन की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 13.6 को आप 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लोगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे हमने अभी निकाला था। आप हर सवाल में इसको ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। फिर एन इज इक्वल टू 1 में आप एन की जगह 1 पुट कर दोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एनर्जी रिलीज होगी, आप बड़ी में से छोटी एनर्जी माइनस करोगे, तो 13.6 माइनस 3.4 करोगे आप उठा के। ठीक है, फिर क्या करोगे, आंसर निकालोगे, आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो आप क्या करोगे, यहाँ माइनस साइन लगा दोगे। माइनस साइन सिंपली ये शो कर रहा है कि एनर्जी सिस्टम से क्या हो रही है, बाहर आ रही है। अब क्या करना है, अब आपने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का क्या तरीका कार है भाई, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। मुझे पता है जब आप ये करना शुरू करोगे ना तो आपके जहन में एक एक शैतानी ख्याल आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। वो शैतानी ख्याल बीच में ये आएगा कि हमारे पास तो एनर्जी का एक फॉर्मूला और है, E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। जब हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली, H और C का वैल्यू हमें पता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से वेवलेंथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस होमवर्क का जो बुनियादी मकसद है वो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आपको वाकिफ कराना है। क्योंकि कल की क्लास में जब हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा तो आप इसके अंदर फंस जाओगे आके फिर, क्योंकि फिर आप ये फॉर्मूले आपका हाथ साफ नहीं होगा। तो यहां से आपने नहीं करना। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका, यहां से भी आ जाएगा, करके चेक भी कर लेना, सेम आंसर आ रहा होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहां से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपने यहां से करना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करना, रीजन मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराना बेसिक हमारा मकसद है। इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फिर बामर सीरीज, फिर लाइमन सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, सारा का सारा इस फॉर्मूले के ऊपर बेस करता है। तो अगर आपका ये फॉर्मूला सीधा नहीं होगा ना तो आपके पास ये वाले मसले मसाइल रहेंगे। ठीक है, तो एक आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको जो है, अब क्या करेंगे भाईजान, अब इसके अंदर से मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं। इसमें आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे पार्ट ई में आप यहाँ पे रख लो, पार्ट ई में आप यहाँ पे रख लो 7, और यहां पे आप रख लो एन एफ इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि आप 6 से 2 पे, 5 से 2 पे, और वही सेम चीज निकालनी है आपने, बताना है कि यार जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है, और जो वेवलेंथ है फोटोन की वो कितनी है। जल्दी से बता दो, ये क्वेश्चन हो जाएंगे कल की क्लास से पहले।